15वीं भारतीय छात्र संसद के इस मंच पर उपस्थित श्री राजीव कराड़ जी, वाइस चांसलर साहब, देश के अलग अलग कोनों से आए हुए विद्यार्थी नेतागण और यहाँ उपस्थित देश के भाग्य विधाता, जिनके हाथों से देश का भविष्य लिखा जाने वाला है, ऐसे मेरे छात्र बंधु भगिनी, सर्वप्रथम मैं पुणे की इस पावन धरती को प्रणाम करता हूं, जिस धरती ने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर जैसे कई क्रांतिकारियों को जन्म दिया। भारत के अंदर कई प्रतिभाएं हैं, जिन प्रतिभाओं के मन मस्तिष्क में पुणे की धरती के लालों की छाप है। ये पुणे का ये संगम निश्चित रूप से मैं देख रहा हूं कि यहां देश के अलग अलग कोनों से आए हुए युवा उनके मन की उड़ान, उनके मन की कल्पनाएं, देश को आगे बढ़ाने के बारे में उनके मन की सोच, मैं लगभग 2.5-3 घंटे से इस कैंपस के अंदर अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट्स के साथ मेरी बातचीत हुई और मैं कराड़ जी को धन्यवाद भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। जो सपना, जो स्वप्न पूज्य पिताजी ने लिया था, आप उसे सार्थक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। देश के अंदर अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को एक मंच पर लाना और एक एजेंडे पे लाना, नेशन फर्स्ट, और देश को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए लोकतंत्र भारत की आत्मा है। लोकतंत्र भारत की आत्मा है, इसलिए हम सब लोकतंत्र के प्रहरी बनकर काम करें। उसके लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है। मैं यहां उपस्थित सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूं, आप पानी के बाहर बैठकर पानी का तापमान नहीं देख सकते, बिना गिले हुए नहा नहीं सकते। देश के सामने चुनौतियां हैं, निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, लेकिन वो चुनौतियों के लिए अपने आप को कौन प्रस्तुत करेगा? देश की चुनौतियों को अपने जीवन की चुनौतियां कौन मानेगा? ये मंच सचमुच में देश के नौजवानों के मन में ट्रिगर करने के लिए कि देश की चुनौती मेरी चुनौती है, ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्म भूमि है, ये मेरे पूर्वजों की भूमि है, ये मेरी पुण्य भूमि है। इस भूमि का हर चैलेंज मेरा चैलेंज है। इसकी तरक्की, इसकी उन्नति, इसका यशोगान, इसकी चमक व धमक
मेरे जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य है। निश्चित रूप से आज भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा। आज पूरा विश्व भारत की गौरव गाथा गा रहा। कोई क्षेत्र हो, आप किसी और भी निकल जाएं तो आपके ध्यान में आएगा कि भारत पूरी धमक के साथ विश्व मंच पर खड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ग्रोथ की बात हो, आज दुनिया के अंदर सबसे तेजी से काम करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर मेरा भारत है। कभी हम 15वें, 12वें, 14वें नंबर पर लड़खड़ाते थे। भारत की ब्रांडिंग एक गरीब राष्ट्र के रूप में, पिछड़ा हुआ राष्ट्र, मांगने वाला देश, इसका नेता आया तो आज कुछ मांगने के लिए आया। पिछले 12 वर्षों में वो चित्र बदल चुका है। आज भारत दुनिया के देशों को देने वाला देश बनकर खड़ा हुआ है। आज दुनिया के अंदर पर्यावरण का नेता कोई है तो भारत है। आज दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी, जहां आज दुनिया के अंदर अगर पर्यावरण की बात होती है तो उसकी नीतियों पर अगर सबसे बड़ी किसी की छाप है तो भारत की है। जब दुनिया पुशान युग में जी रही थी तब भी भारत के अंदर लोकतंत्र था। राजा को परामर्श देने के लिए सम्मति थी। देश कैसे तय काम करेगा, जनप्रतिनिधि थे। और दुनिया के अंदर अगर भारत के बारे में कहें तो वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में भी दुनिया की दादी और नानी अगर कोई देश है तो मेरा भारत है। और आज भारत तरक्की की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। आज विश्व का कोई देश हो, कोई महाद्वीप हो, वो भारत के साथ जुड़ना चाहता है, भारत के साथ चलना चाहता है, भारत को समझना चाहता है, भारत की ग्रोथ के साथ अपने देश की ग्रोथ जोड़ना चाहता है। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे एशियन कंट्रीज हो, आज पूरे विश्व के अंदर भारत की छवि और भारत की चमक और धमक आपको स्पष्ट दिख रही है। वो अमेरिका का होडी मोदी हो, या मेडिसन स्क्वायर हो, या मिडल ईस्ट की यात्राएं हो, या भारत का पक्ष हो, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, भारत का पासपोर्ट और भारत का डीएनए आज उसको सम्मान पूरा विश्व दे रहा है। लेकिन भारत का नौजवान कैसे सोचे, कैसे आगे बढ़े, इसलिए आज कराड़ साहब ने भारतीय छात्र संसद बुलाई है। विद्यार्थी कल का नागरिक नहीं है, विद्यार्थी आज का नागरिक है। देश की समस्या
और समस्या के सामने आने वाली चुनौती, दोनों के हल के लिए कोई प्रस्तुत है तो देश का नौजवान है। और मित्रों, आज का युग आप जैसे छात्र नेताओं के लिए एक स्वर्णिम युग की तरह, आज पूरे विश्व के अंदर अपॉर्चुनिटीज कहीं सबसे ज्यादा है तो भारत के पास है। आगे बढ़ने का मौका कहीं है तो भारत के पास है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट किसी के पास है तो भारत के पास है। वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसी के पास है तो भारत के पास है। इसलिए मेरी आप सबसे, जो भारतीय छात्र संसद के अंदर देश के अलग अलग कोनों से लोग आए हैं, जो विद्यार्थी आए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लगातार दिल्ली के अंदर एआई समिट हो रहा, पूरी दुनिया की एआई इंडस्ट्री, यानी जो भविष्य के लिए काम करने वाली इंडस्ट्री है, उसके बड़े बड़े टाइकून दिल्ली में आकर बैठे हैं। विश्व की कैसी एआई समिट हो रही है, नहीं तो इससे पहले की समिट देखिए, हजारों लोग आते थे। एक दिन में 2.5 लाख जैन जी का वहां आना, और उस एआई समिट के माध्यम से भविष्य का भारत, भविष्य की दुनिया, और उस भविष्य की दुनिया में मैं, मेरा देश कहां होगा, कैसे होगा, उस पर रिसर्च। मैंने आज सुबह दोपहर में जो स्टॉल्स देखे, सचमुच कराड़ साहब, मैं आपको बधाई देता हूं। यहां के विद्यार्थियों के ने जो कल्पनाएं अपने स्टॉल्स में लाई है, जो विजन वहां दिख रहा है, जो भारत की मिट्टी की खुशबू वहां से दिख रही है, वो सराहनीय है, सराहनीय है। और केवल आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं, अगर साइंस के हैं तो भी, अगर इंजीनियरिंग के हैं तो भी, उनका काम का स्टाइल, उनका काम करने की सोच। और निश्चित रूप से मैं स्वामी विवेकानंद जी की उन बातों को याद कर रहा हूं। उन्होंने कहा था 21वीं सदी भारत की सदी होगी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था 21वीं सदी भारत की सदी होगी। आज दुनिया के सबसे ज्यादा स्टार्टअप भारत में हैं, यूनिकॉर्न भारत में हैं। आज अगर गूगल करेंगे, वर्ल्ड डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्री भारत है। इसलिए भारत के इन युवाओं से मैं निवेदन करता हूं कि ये समय रुकने का नहीं है, ये समय आगे बढ़ने का है। और जब भी चुनौती आई है, भारत के नौजवानों ने उन चुनौती को स्वीकार भी किया है, और उस चुनौती के ऊपर अपनी मेहनत की प्रकाष्ठा से आगे बढ़कर देश को आगे लेके गए। जब जब भी कोई चुनौती आई है, तो जिसे आज की भाषा में जेन-ज़ी कहा जाता है, मेरे को याद है कि दुनिया से एक बहुत बड़ी ताकत सिकंदर के रूप में यूनान से चली थी, वो एक तूफान लेके आया था, पूरी दुनिया को रोनता हुआ। वो तूफान जब भारत में पहुंचा था, तो यहां भी कई राजाओं ने अपने मुकुट उसके चरणों में रख दिए थे। तब भारत की जेन-जी खड़ी हुई चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, एक तक्षशिला के स्टूडेंट के रूप में, और तक्षशिला के वो स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों ने निकलकर दुनिया की उस महाशक्ति को भारत से भगा दिया। वो सिकंदर जो दुनिया विजय करने का स्वप्न लेकर आया था, भारत की जेन-जी ने उस समय के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उस सिकंदर को भारत से हराकर वहां भेजा। भारत की जेन-जी की ताकत, अगर पिछले 2000 साल में देखेंगे, जब भी चुनौती आई है, जब भारत की सीमाओं पर हमले हो रहे थे, जब देश के अंदर सांस्कृतिक रूप से भारत को खतरा था, तो सम्राट विक्रमादित्य के रूप में एक उदय हुआ और उसने भारत को समेटा। लगातार आप देखिए, जब चाइना के हून साम्राज्य ने भारत पर कब्जा किया, तो भारत की जेन-जी
यशोधर्मन के रूप में खड़ी हुई और हूनों का साम्राज्य समाप्त कर दिया। आपको उनके चिन्ह भी नहीं दिखेंगे। इसलिए भारत की जन जी, जब भी भारत के ऊपर कोई चैलेंजेस आए हैं, चुनौतियां आई हैं, तो भारत की जन जी सामने खड़ी हुई। मैं देख रहा था, एक जगह पर स्टॉल लगा था, सिल्क रूट से हमलों को दिखाया जा रहा था। निश्चित रूप से वो हमले इस धरती ने झेले। उन हमलों में हमलावर आते थे, हजारों लाखों भारत की बेटियों को गुलाम बनाकर ले जाते थे, और विश्व के बाजारों में 1 आना 2 आना में भारत की बेटी बिकती थी। तब भारत का बेटा बप्पा रावल के रूप में खड़ा होता है और भारत की सीमाओं को सील करता है। ये भारत की जंजी है, जिसने जब भी भारत के सामने चुनौती आई है, उस चुनौती को स्वीकार करके नए भारत का निर्माण किया। और अलग अलग चुनौतियां आई। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, संभाजी महाराज की धरती, जब भारत पर मुगल आक्रांता राज कर रहे थे, यहां की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास हो रहा था, तो सिंह गर्जना मराठाओं ने की और पूरे भारत से मुगल सल्तनत को, आक्रमणकारी सल्तनत को, भारत की संस्कृति सभ्यता को नाश करने वाली सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। जब देश के अंदर संस्कृति का हमले हो रहे थे, तब छत्रपति शिवाजी के रूप में उस समय की जेंजी ने हिंदवी स्वराज की रचना कर दी। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि अंग्रेज का सूरज डूबता नहीं है, तब भारत के बेटों ने उसका मुकाबला किया। वो 1757 का सन्यासी स्वतंत्रता संग्राम हो, जहां वंदे मातरम कहकर नौजवान निकले और अपने देश के लिए काम किया। यहां 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, जहां मंगल पांडे, तांत्या टोपे, नानाजी के नेतृत्व में भारत ने उस सूर्य को, जो सूर्य अस्त नहीं होता था, उसको चुनौती दी। और 1947 एक 90 साल का फिर एक संघर्ष, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, रामकुमार बिस्मिल हो, सुब्रमण्यम भारती हो, सुभाष चंद्र बोस हो या महात्मा गांधी हो, देश की जनजी ने भारत का भाग्य और मेरा भाग्य एक है, और भारत की आजादी ही मेरा भाग्य है, इस चुनौती को लेकर निकले। मैं सोचता हूं कभी 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, और ऐसा समय था जब अंग्रेज ताजा ताजा द्वितीय विश्व युद्ध जीत के आया था। कोई दुनिया नहीं मानती थी कि यह विश्व विजेता अंग्रेज आया, और भारत के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने एक मुट्ठ होकर एक शक्ति के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस आंदोलन की शुरुआत की। और मित्रों, जो द्वितीय विश्व विजेता था, उसको 5 साल 5 दिन के अंदर 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके 5 साल 5 दिन के अंदर जब पूरा भारत एक ही लक्ष्य को लेकर लगा, विश्व विजेता अंग्रेज को भारत से जाना पड़ा। अंग्रेज को जाना पड़ा। एक लंबी यात्रा लड़कर हम आए। देश के सामने चुनौती थी 60s के दशक में कि सप्ताह में 1 दिन का अनाज नहीं, तो भारत की जेंजी किसान के रूप में सामने आई। जय जवान जय किसान, और अनाज के भंडार भर दिए। 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, करगिल की युद्ध, दुनिया की सबसे टफेस्ट फाइट। लेकिन इन सब के बीच में कई पड़ाव आए,
हर पड़ाव भारत का नौजवान आगे आया और उन पड़ावों को दूर करके उसने देश की तरक्की में पार्टिसिपेट किया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज भारत की जेन जी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि भारत की जेन जी 1 लाख नौजवान देश की चुनौतियों को सामने रखकर राजनीति में आए। 1 लाख नौजवान जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, ऐसे 1 लाख नौजवान आगे आए और देश की भागदौड़ समेटे ताकि देश की डेमोक्रेसी और मजबूत हो सके। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, यहां बैठे देश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग गांवों से आए छात्रों से मैं निवेदन करता हूं और आह्वान करता हूं, आइए एक बड़े लक्ष्य को लेकर आज की जेन जी को विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। और विकसित भारत में कान पक गए, जब से हम स्टूडेंट थे तो सुनते आते थे विकासशील भारत, तीसरी दुनिया भारत, पिछड़ा हुआ देश भारत। आज देश के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया कि जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, यानी 2047 देश जब 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो भारत विकसित भारत होगा। यह विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए देश के नौजवानों को, देश की जेन जी को आगे आना पड़ेगा। देश की तरक्की की स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्केल को बढ़ाने के लिए देश के नौजवानों को देश की राजनीति में आना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको, प्रधानमंत्री के उस आह्वान को कि देश की इन चुनौतियों को सामने रखकर, विकसित भारत के संकल्प को सामने रखकर, एक बड़े एम को सामने रखकर देश का हर नौजवान कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। और जो सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, विकसित भारत का संकल्प, दुनिया की सबसे तगड़ी शक्ति बनने का संकल्प, विश्व गुरु बनने का संकल्प, दुनिया को मानवता के रास्ते पर लाकर चलने का संकल्प निश्चित रूप से वो पूरा करना है। तो देश के इन 1 लाख नए नेता निकल कर बाहर आए, हर फील्ड में एक ही सोच, नेशन फर्स्ट, एक ही संकल्प विकसित भारत, एक ही सोच, एक ही दिशा, लगातार 2047 तक मेहनत की हम प्रकाष्ठा करें। ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारे पूर्वजों की भूमि है, ये हमारी मातृभूमि, हमारा भारत है। इसकी तरक्की, विश्व में इसकी चमक व धमक बढ़े। इसलिए आज के भगत सिंह, आज के राजगुरु, आज के चंद्रगुप्त, आज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनकर हमें देश के उस फ्रंट पर लड़ना है जिस फ्रंट पर तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। दिशा निश्चित हो चुकी है कि 2047 भारत को विकसित भारत बनना है और उसका रास्ता स्पष्ट दिख रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश जहां 2% की विकास दर के लिए तरस रहे हैं और भारत लगातार यहाँ के नौजवानों के परिश्रम से, परिश्रम की प्रकाष्ठा से 7.8 की गति से आगे बढ़ रहा है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना, आइए पूरी ताकत से लगे, एक संकल्प से लगे, नेशन फर्स्ट की सोच से लगे और निश्चित रूप से लक्ष्य सामने है, विकसित भारत वो बन के रहेगा। और आप जो युवा यहां आए हैं, 1-2 प्रश्न आपसे लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप युवा आए हैं, उन सब से मैं निवेदन करूंगा, छोटा लक्ष्य मत रखना, बड़ा सपना देखिए। ऐसा सपना देखिए जो आपको ना रात को सोने दे, ना दिन को सोने दे। वो सपना पूरा हो और विकसित भारत बने। इतना ही कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातचीत करना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
छोटा सपना नहीं बड़ा सपना देखिए, बड़ा लक्ष्य देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो आप लोगों के अंदर उन्होंने भगत सिंह देखा है, विवेकानंद जी देखे हैं और चंद्रशेखर आजाद भी। जोरदार तालियों से स्वागत करें एक बार फिर से। सर, चूंकि ये डॉक्टर राहुल कराट सर का छात्र संसद है तो प्रश्न भी होंगे, तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारी प्रश्नोत्तर टीम से कि अपने प्रश्न जो है हमारे साथ पोडियम कहाँ पे खड़े हैं, प्रश्न पूछने वाले लोग मंच पे आ जाएं और अपना प्रश्न पूछें और अपना परिचय दें, और प्रश्न अगर छोटे रखेंगे तो हम अधिक प्रश्न ले पाएंगे। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। Good afternoon, sir. Atharva Vyavhare this side from MIT School of Government. From your left side, sir. Yes, you can see. Sir, in your view, taking into the consideration the debate about the reservations, is it necessary to have a new structure or some different provisions with respect to reservations? देश की तरक्की करनी है तो देश के सभी बेटे और बेटियां आगे बढ़ने चाहिए। अगर सभी को आगे बढ़ना है तो जो पीछे रह गए उनको आगे लाने का साधन तो कोई ना कोई बनाना पड़ेगा। देश के संविधान निर्माताओं ने जो हम में से पिछड़ गए उनको साथ लाने का जो साधन रिजर्वेशन निकाला है, वो एक उत्तम साधन है और उसके रिजल्ट्स आज दिख रहे हैं। और रिजर्वेशन के माध्यम से जो हमारे भाई पीछे रह गए, कारण बड़े लंबे चौड़े कारण हैं, लेकिन उनको साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना आज की जरूरत है और रिजर्वेशन से उसके परिणाम स्पष्ट दिख रहे हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दें। जी सर। सादर नमस्कार सर, मैं राजस्थान की पावन धरा से कल्याण सिंह भाटी आपके समक्ष एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि इस समय, इस काल में जहां सरकार के प्रशासन अधिकारियों से सवाल किए जाते हैं, जनहित जन विकास पे सवाल उठाए जाते हैं, जनता का विश्वास कमजोर होता है, उस समय में जहां ऐसे मुद्दे उठते हैं जहां एंटी डिफेक्शन, स्टेबिलिटी, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, सस्पेंशन ऑफ एमएलएस, बायसनेस ऑफ स्पीकर जैसे मुद्दे उठे हैं, तो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के तौर पर, जनरल सेक्रेटरी होने के तौर पर आप इन कठिनाइयों से सामना कैसे करते हैं और बीजेपी का वक्तव्य रखते हुए इनका सामना कैसे करते हैं? ऐसा है कि डेमोक्रेसी का मतलब है एक नेता पक्ष होगा, एक नेता विपक्ष होगा। ये इसकी ब्यूटी है, लेकिन इसमें एक बहुत छोटी सी तार है कि हम सदन में इसलिए हैं क्योंकि हमें लोगों ने वहां राष्ट्र के काम करने के लिए भेजा है। जो लोग सदन के पवित्र पटल का प्रयोग, उस पवित्र मंदिर का प्रयोग भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए करते हैं, उससे दुख तो होता है। आपको भी हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। और दूसरा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नाते ऐसा है कि जब आपके मन में देश के प्रति स्पष्टता है तो आप कहीं भी खड़े हैं तो आपको समझ आता है कि मेरे लिए मेरा देश सबसे ऊपर है। और ये आपको जहां भी आप हो, जिस भी फील्ड में हो, याद रखना, ये आज़ादी का कार्यकाल अभी 75 साल का हुआ और हम लगभग 800 साल की गुलामी से लड़कर आए हैं, निरंतर लड़कर आए हैं, विदेशी आक्रांताओं से लड़कर यहां पहुंचे। इसलिए जो गुलामी का भाव, गुलामी का भय हमारे अंदर आ चुका है कि वेस्ट इज बेस्ट, वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक नेशन फर्स्ट की सोच खड़ी नहीं हो पाएगी।
इसलिए जहाँ खड़े हैं वो सोच के खड़े होइए कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है। जब ये कल्पना आपके मन में होगी कि देश का हर व्यक्ति मेरा भाई बंधु है और देश की जमीन ये मेरी मातृभूमि है, इसका पग पग मेरी मातृभूमि है, कन कन मेरा मातृभूमि है, तो दिमाग में कुछ गलत दिखेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके इन सिद्धांतों को अपने भीतर रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। बहुत बढ़िया, वीरों की धरती से आए हो, शौर्य की धरती से आए हो, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान की धरती से आए हो। मैं उस धरती को प्रणाम करता हूँ। Thank you so much, ladies and gentlemen. With this, we come to the end of today's question and answer session. धन्यवाद।